और आप आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन आई थी, क्या पूरा मामला है बताइए। मेरा नाम है समीरा समीरुद्दीन सैयद। और जिनका ये सब मैटर हुआ है वो मेरी सास थे नूरजहाँ बदरुद्दीन सैयद। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, 23 तारीख को शाम में 5:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। TMC हॉस्पिटल है जो अपना MM बली में, वहाँ पर। और वो 1 तारीख से एडमिट थे वहाँ पर, 23 तारीख तक वहाँ पर वो एडमिट थे। ठीक है, उनका स्पाइन का ऑपरेशन, उनके टाँके भी नहीं खोले गए थे जब उनका इंतकाल हुआ जब। ठीक है, वहाँ उनको ऑपरेशन करवा के जब लेके आ गए, ऑपरेशन में तो वो एकदम अच्छे थे माशाल्लाह। उसके बाद उनको थोड़ा डर की वजह से माइनर अटैक टाइप आ गया और उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। 6-7 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। 14 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 6-7 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो नॉर्मल भी हो गया। ठीक है, फिर अचानक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अब अल्लाह की मर्ज़ी है, मौत मिट्टी तो अल्लाह के हाथ में, उनका इंतकाल हो गया। तो जब 23 तारीख को शाम में 5:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल में थे, हम लोग को मालूम पड़ गया कि ऐसा हो गया। तो हमने मेरे भाई को और हम लोग के बिल्डिंग का जो चेयरमैन है गफ्फार शेख, उन लोग को भेजे कि आगे जाओ और दफनाने के लिए जो भी रीति रिवाज लगता है वो करो। ठीक है, तो उन लोग गए, तो उन लोग मानने को ही तैयार नहीं। अमान कॉम्प्लेक्स इतना मचान अमान कॉम्प्लेक्स की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अमान कॉम्प्लेक्स के पीछे आती है माउंटेन वैली, उसके पीछे आती है आज़ाद नगर, सबकी वहाँ पर कब्र जाती है। और अमान के भी कितने लोगों का जो वहाँ पर दफन हुए, ऐसा नहीं अकेला ये थे। पता नहीं उसमें क्या राजनीति खेली गई कि क्या हुआ, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है क्या हुआ है उसमें। 9:30 बजे तक गफ्फार की नईम खान से बात हुई थी, उन्होंने बोले सुबह देखते या नहीं बोल डाले, पता नहीं। हम लोग ने उनको रात में 12 बजे हमको दफनाना था क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में सब हुआ था। रात में बोले परमिशन आएगी, फिर हमको टाइम दिया गया सुबह का, हम लोग बोले चलो फजर में दफनाना देंगे। लिखा हुआ था क्या मालूम, उन लोग ने डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किए, सिर्फ अमान कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये तो कौसा में आता है, ये तो कौसा में आता है, बस ये करते हुए गए। और हम तो औरतें थी, लेडीज घर में थी, हमको नहीं मालूम बाहर क्या चल रहा है। अभी आप तो जी क्या किए आपने यहाँ पर कानूनी? हमने FIR लिखा दिए गए नईम खान के ऊपर। उन्होंने ठीक है हमारे साथ तो गलत की, मैयत के साथ तो बहुत गलत किए ही की। उन्होंने बाद में उनके घर वालों को भी नहीं छोड़े, उनके बच्चे लोग, हम लोग जो 1 महीने से उनके पीछे परेशान थे, उन लोग के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम डाले वीडियो में, सोशल मीडिया में आके कि पता नहीं बोले पॉइजन पिला के लाए, क्या गला दबा के लेके आए, मुझे नहीं मालूम। बोले जब तुमको नहीं मालूम तो तुम कैसे बोल रहे हो किसी के ऊपर कि तुमको ये की। ठीक है, ये भी चीज़ सुनिए, आज 28 तारीख है, 23 तारीख को इनका इंतकाल हो गया था, आज 28 तारीख है। आप इतने दिनों बाद FIR दर्ज करने आए। भी आए थे रात में 2 बजे, जब हमने ये वीडियो देखे ना, हम भी सब दुख में। आप ये समझो मैयत के घर वाले फ्री थोड़ी ना बैठे, मोबाइल देखते हुए थोड़ी ना बैठे। हम लोग के छत से हमारी माँ गई है, आजू बाजू वाली दादी नानी खाला नहीं गई, माँ गई है। माँ का दुख तो सबको मालूम है कि वो कैसा होता है। हम लोग दुख में ये भी नहीं देख रहा है कोई। सुनिए, अभी आपने जो नईम खान पर FIR कराए, वो FIR क्या मामले को लेकर कराए वो बताइए। हमने जो वैलिड रीज़न है, उन्होंने तो बहुत झूठ बोले, वो सब चीज़ प्रूफ करके बताए हमको। ठीक है, क्योंकि 1 महीने से TMC हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोई मामूली हॉस्पिटल में नहीं है। हमने इधर उधर डाला है, वहाँ पर नहीं। TMC का पूरा रिकॉर्ड है कि उनका कौन सा ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है, वो सब रिकॉर्ड है। वो खुद प्रूफ करके दिखाए कि उनके बच्चे लोग ने गला घोट के पिलाए, कि हम पॉइजन पिला के मारे, वो खुद प्रूफ कर। जो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाले, एक तो उनके माँ को तुमने तरसाए, मिट्टी होने नहीं दी है, 18-20 घंटे उनकी बॉडी को सताए तुमने, मैयत को वो चीज़ कर दी है, वो भी तुमको सुकून नहीं मिला। एज अ मुस्लिम इतने बड़े लीडर, तुम इतनी चीज़ तुमको समझ में आ रही, तुमको ये नहीं कि बच्चे लोग हैं, उनकी भावना है। बच्चे लोग मतलब माँ रहती है जो जिम्मेदार रहती है, जो सब कर लेती है, और माँ ही चली जाती है, बच्चे क्या करेंगे? उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। तुम उनको भी सता, तुमने एलिगेशन डाले मोबाइल पे, हमने तो सुने, हमने रिएक्ट भी नहीं करे क्योंकि हमारे सर से वो दुख ही नहीं खत्म हो रहा था। फिर तुम घर पे भी भेज रहे हो, माफ़ीनामा दो, नहीं तो कब्र खोद के निकालेंगे, MM वाली में डालेंगे। किसने हक दिया भाई तुमको? सारे उलमा लोग हैं, सब मुझे बता दो ये कहाँ पर वो सही बात कर रहे कि कब्र खोद के निकालेंगे। एक बार दफनाई हुई चीज़ को, वो भी 65 साल की औरत जो इतनी तकलीफ में मरी कि जिसकी कोई हद नहीं। घर पे कोई आदमी आता, मैं नहीं जानती वो कौन है,
वो आए हुए थे और हमारे बिल्डिंग के लोग भी थे। हमारे घर में कुरान खानी चल रही थी, उनका तीजा था सुबह में, रात में कुरान खानी चल रही थी। इतनी क्या बोला मेंटली उन्होंने? डिस्टर्ब थी। वो बोले आके कि तुम नईम खान को माफीनामा दो, माफीनामा दो, तो तुम्हारा मैटर हाई कोर्ट में चले गया। नईम खान को दो तुम माफीनामा, तो वो तुम्हारा ये केस खत्म करेंगे, नहीं तो कल ही सब लोग आ रहे कब्र खोदने के लिए। कब्र खोद के कोई दिखा देवे मुझे कि एक बार जो चीज़ दफन हो गई, कैसी भी हो गई, चलो ठीक है, तुमको अगर डॉक्यूमेंट्स का इशू था तो करवा के देते ना, सही, कौन सी बड़ी बात है, तुमको प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, आप तदफीन के लिए गए, जो मामले परमिशन के लिए गए थे, आपको कोई पावती वावती उधर से कुछ मिली नहीं थी? दी है। 1900 रुपए की, जब तुमको नहीं करना था कफन दफन की, सुबह में 1900 की पावती दे दी हमको। अच्छा, वो दे दिए वो पावती दे दी है 1900 रुपए की, कफन दफन का सामान की पावती दे दी है, उससे हम लोग ने सब करवा दी, कब्र खोदने का वो सब करवा दिए, लेकिन गेट पास नहीं किया, गेट पास नहीं दी, और हमने कुछ भी नहीं करे। अभी आप लोगों का जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि हाँ। उनको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। नईम खान से हम लोग दावा कर रहे, भाई हमको डेथ सर्टिफिकेट तो हमारे पास ओरिजिनल है, टीएमसी हॉस्पिटल का घर में उनका इंतकाल हुआ, टीएमसी हॉस्पिटल में हुआ है, डॉक्टर के निगरानी में 1 महीना हुआ है। तुम प्रूफ करके बताओ क्यों नहीं देंगे तुम कोई भी चीज़? आप देख लीजिए, हमने नईम खान के ऊपर एफ किया हुआ है, जिसके अंदर धारा 301, 299, 351, 356 और ठीक है लास्ट में 3/5 ये धारा हमने लगाई है। ये एक ऐसा मामला है कि आप शरीयत के दायरे में भी देखेंगे तो ये सबसे गलत हुआ है, और आर्टिकल हमारे संविधान के हिसाब से भी देखेंगे तो इन्होंने उसका भी उल्लंघन किया है कि आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट हर एक का बनता है कि हर चीज़ उसको सहूलत दी जाए, लेकिन उन्होंने उसको भी फेल किया और 18 से 20 घंटे मैयत को उन्होंने रोक के रखा। अमान कॉम्प्लेक्स जो मस्जिद के बाहर, मस्जिद के एकदम कब्रिस्तान के एकदम बाजू में ही है, और उन्होंने उसको कौसा करार दे करके उसको रोक के रखा। इसमें क्या पॉलिटिकल उनके इशू थे वो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने शरीयत और कानून संविधान का दोनों का उन्होंने वो किया है। हमने उसके लिए उनको ह्यूमन राइट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे। अभी तो लड़ाई शुरू भी है कि वो उनको पद से इस्तीफा दिलाएंगे कि ये इस तरह से एक के साथ नहीं और कितनों के साथ करते हैं। आज तो एक मैटर हमारे सामने आया है, इस तरह और किस तरह करते हैं, क्योंकि हमने सबसे बात किया तो बोले अगर कोई चेन्नई में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, यहाँ अगर आया है, यहाँ अगर आया है आपके रिलेटिव में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप उसको चेन्नई भेजेंगे? उसको यहाँ दफनाया जाएगा ना। जब आर्टिकल वो दिखा रहे आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखा रहे नॉर्मल तरीके से हॉस्पिटलाइज होकर के वो डेथ हुआ है, तो आप उसको दफन करिए ना। तो आपने इसको इशू क्यों बनाया? इतना देर उसको क्यों रखा? एक ऑपरेशन किया ही बॉडी आप इतनी देर रख नहीं सकते, गर्मी का टाइम है। आपने सब चीज़ को यानी मतलब वो किया, अपनी मर्जी चलाई, तो उसके लिए हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है, आगे हम उनको देखो कहाँ लेके जाते हैं। अभी एफआईआर तो आपने दर्ज करा दी है, क्या पुलिस उनको अरेस्ट करेगी? करेगी, ज़रूर करेगी ना। इतने सारे इनके ऊपर क्लेम लगे हुए हैं तो उनको करेगी। और उल्टा झूठा उन्होंने आके हमारे लोगों पे और बहुत सारे लोगों पे जो कार्यकर्ता थे, जब रात से बॉडी वहाँ पड़ी थी, लोगों को मीडिया में गया तो पूरा मुमरा आया, पूरी मीडिया आई। सारे लोग आने के बाद में ये हुआ कि भाई क्यों रखा हुआ है। उन लोगों ने अपने यहाँ से नमाज पढ़ाई और दफनाए कि भाई इतनी देर इसको नहीं रखना। ये चीज़ शरीयत के भी खिलाफ है, ये सारे जानते, ताकि अभी एक उलमा की टीम भी आने वाली है कि ये इस तरह जो है शरीयत के खिलाफ काम यहाँ पे हो रहा है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान भी इजाज़त देता है और शरीयत भी इजाज़त देती है। आपने क्यों रोका? हर चीज़ को यानी मैयत को आप रोक नहीं सकते, जबकि हर चीज़ हर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हर लीगल चीज़ है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 40 साल से वो वहाँ के ट्रस्टी है, दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि शरई तौर पे उनको पता रहना चाहिए कि मैयत कितनी देर में दफन होती है। वो पूर्व मैर रह चुके, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये जो मसला है मैयत का कितनी देर में दफन होता है। 18-19 घंटे बॉडी रहती है और दफन नहीं होती है, तो उनको वो सोचना चाहिए। और इसमें मैं तमाम मालूमात से यही कहूँगा, आप तमाम भी इसमें आए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ किसी के ना हो और एक फतवा जारी करे इस बंदे के खिलाफ जो 40 साल से दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान का ट्रस्टी बन के बैठा हुआ है और वहाँ गैर शरीयती काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम मालूमात, गैर शरीयती मतलब क्या ये हो? गैर शरीयत ये हुआ ना, 18 घंटा अगर कोई बॉडी रुकती है तो शरीयत के खिलाफ ही काम नहीं, हुआ। आपने ऐसा कहा कि गैर वहाँ पर बैठा है, गैर शरीयती काम कर रहा था, ऐसे और कौन से काम आपको नजर आया ये इसमें? जो मैयत का मसला है ना, ये गैर शरई हुआ, ये एक मसला है। अभी हम इंशाल्लाह इसमें उतरे
अब इसमें तमाम लोग जो जिनके साथ हुआ है ना वो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे, ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहे हैं जिन के साथ जो हुआ है, और इंशाल्लाह भी इसमें हम लोग लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो मसला है हम लोग पूरा आगे तक लेके जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम किसी के ना। और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ, ये लोगों ने जो सिस्टम बनाया है कौसा अमृतनगर, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। इन्होंने जो रूल बनाया है ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है, उसके लिए भी इन पर मामला दर्ज होता है। सिस्टम जब कोई आदमी एक ऊंची पद पे देके बनाता है तो उसको संविधान के दायरे में बनाता है। अगर वो संविधान के खिलाफ उसका रूल है तो रूल को नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आप यानी धार्मिक तौर पे देखा जाए और संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो हर तरीके से उसने मतलब ये गलत किया है सामने वाले। ये हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं।